आगे चल रहे हैं, लेकिन फिर एक बार फिर आशुतोष तिवारी ने बढ़त बना ली है। सर, दोनों ही दलों ने पुरजोर मेहनत की है, उसके परिणाम कहीं ना कहीं ये कहे जा सकते हैं शुरुआती रुझान। देखिए, अभी तो बहुत शुरुआती बात है कि 2 राउंड की गिनती हुई है, अभी 15 राउंड की गिनती होना है। अब उसमें क्या उलटफेर होता है, किस तरह से किस इलाके में कांग्रेस का ज्यादा वर्चस्व है या किस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा वर्चस्व है, ये देखना होगा। लेकिन जैसा कि अभी विश्वास सारंग जी ने कहा कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, तो देखिए ये तो हर पार्टी का नेता अपने लोग हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान देता है। अभी आप किसी कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो वो भी ये कहेगा कि हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन अंततः जो हार जीत का निर्णय होता है वो जनता के वोट। सर, उसके लिए एक लंबा इंतजार अभी करना होगा। हमारे साथ कुंदन जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आप अब भी आश्वस्त हैं? 2 राउंड की ये गिनती हो चुकी है, बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, आश्वस्त है इस जीत को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से अभी शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में 2 पोल अभी मतलब जो है आए हैं, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 900 कुछ वोट से बढ़त बनाई थी, दूसरे में हमारे घनश्याम सिंह जी ने बढ़त बनाई। तो अभी आप ये बिल्कुल नहीं, रुझान स्पष्ट आएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस वहां पे ये दतिया उपचुनाव जीतेगी। हम शुरुआत से कह रहे हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी कल इस बात के लिए वहां पे कहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस ये चुनाव, दतिया का चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है, लेकिन आधार क्या मानते हैं कुंदन जी? क्योंकि हमने कई यहां पर घटनाक्रम देखे, शुरुआत से ही यदि हम नजर डालें तो पहले राजेंद्र भारती को लेकर जो केस चला, फिर उसके बाद घनश्याम सिंह जी को उतारा, फिर अवधेश नायक की नाराजगी भी हमने देखी। आपके दल के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे, चुनाव प्रचार को लेकर बल मान रहे हैं आपकी यही एक जीत का आधार हो सकता है, या पूरे घटनाक्रम को लेकर डर का भी माहौल है? क्योंकि इससे पहले भी हमने काउंटिंग से पहले बयान सुने नेताओं को कि लेकर बूथ कैप्चरिंग को लेकर डर सताने लगा था, तो क्या कांग्रेस को हार का भी डर सता रहा है? देखिए, मैं आपको शुरुआत की घटनाक्रम के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जिस प्रकार से वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दिया, जो कि एक बड़े कद्दावर नेता जो वहां से लगातार मतलब जो है जीतते आते थे, नरोत्तम मिश्रा जी, उनका टिकट काट के एक बाहरी प्रत्याशी को वहां पे लाया, और जिस प्रकार से वहां पे कार्यकर्ताओं का रोष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो कहते हैं कि हमारे यहां बड़ा अनुशासन है, वो अनुशासन तार तार हो गया और छिन्न भिन्न हो गया। वहां पे आपने देखा था किस प्रकार से 22 घंटे लगातार चक्काजाम रहा, दतिया बंद रहा, दतिया के अंदर अराजकता का माहौल था, दूध तक के लिए बच्चे तरस गए, और एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पे कब्जा कर लिया और ताला लगा दिया। ऐसा अराजकता का माहौल, ऐसी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के सामने वहां पे आई, और इस प्रदेश के अंदर अराजकता, क्राइम, करप्शन और जिस प्रकार से ये माहौल है प्रदेश का और देश का, युवाओं के साथ छलावा, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें मिला के निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रही थी, और कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह, मिलाकर कहा जाए कि आप कह रहे हैं बीजेपी की गुटबाजी का कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलते दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मोहित गर्ग भी हैं। मोहित जी, वाकई जिस तरह से कुंदन जी चूंकि जिक्र कर रहे हैं, वाकई ये एक वो देखा हमने कि जहां बीजेपी अनुशासित पार्टी कहलाती है, लेकिन हमने अराजकता का माहौल वहां पर देखा। जब बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचते हैं, फिर उन्हें समझाइश भी दी जा रही है, पूरे संगठन के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें समझाइश दी जाती है। लेकिन बड़ी चीज ये कि समझाने के बाद भी जहां भाव तो कहीं ना कहीं मंच पर व्यक्त हो ही गए कि नरोत्तम मिश्रा भावुक भी हो गए। सर, क्या लगता है वो अराजकता का परिणाम आज मिलेगा, या संगठन ने जो पूरी पैठ जमाई, समझाइश की, उसका कहीं परिणाम आज मिलेगा? कभी कभी आपको, चैतन्य जी को, कुंदन जी को, सभी को नमस्कार। देखिए, वो जो पल था वो क्षणिक आवेश था। देखिए, हर कार्यकर्ता किसी ना किसी नेता को फॉलो करता है, और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है कि उनके नेता को टिकट मिले या जो भी दायित्व मिले, तो वो क्षणिक आवेश था। उसके बाद अब जो आपने देखा कि जब चुनाव का नामांकन भरने के बाद जब सब नेता लोग मंच पर पहुंचे, तो जिस तरह से इमोशनल बर्स्ट था जो नरोत्तम जी का, उन्होंने मंच पर भी कहा था कि मैं घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा और भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष जी को जिताऊंगा, जो कि उनकी पूरी
चुनाव की जो प्रक्रिया रही, चुनाव का जो प्रचार रहा, उसमें आपने देखा कि नरोत्तम जी और साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से पार्टी का काम किया, और उसकी परिणति आप देख रहे हैं। देखिए, पहले राउंड में बैलेट राउंड में भी हम आगे हैं, उसके बाद पहले राउंड में भी आगे हैं। और जहां तक गुटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी तो का निर्माण ही गुटों से मिलकर हुआ है, और वो परंपरा उन्होंने बरकरार रखी है। देखिए, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पूरी चुनाव की प्रक्रिया से क्यों गायब रहे, और अन्य देखिए सिर्फ जीतू पटवारी जी वहां पर दिखे तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश अध्यक्ष है तो उनको तो रहना बनता है। बाकी नेतागण कांग्रेस पार्टी के पूरी चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर मेहनत कर ही रही थी। मैं भाजपा पार्टी की बात कर रही हूँ कि पार्टी जो दिखाना चाह रही थी, सर क्या वाकई वो दिखाई दे रहा है जो जनता को आप लोगों ने दिखाया? नरोत्तम जी को पूरे संगठन के नेताओं ने मनाया, मान मनोवल का दौर चला, फिर उसके बाद उनके भाव अलग नजर आए, लेकिन फिर भी वो भाव अपने कंट्रोल नहीं कर पाए, सरमंच पर उनका दर्द कहीं ना कहीं छलका। तो क्या जो दिखाना चाह रहे हैं आप वही है पार्टी में? वाकई कोई अंतर कला नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, पूर्ण निष्ठा से तो उन्होंने दायित्व अपना निभाया एक कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो दबाव में किया गया है? नहीं, देखिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। नरोत्तम जी ने आपने पूरी देखिए, एक अगर उनको सिर्फ मुंह दिखाई करनी होती तो वो अपने घर बैठ के भी चुनाव संचालन कर सकते थे। उन्होंने गांव-गांव, वार्डों में, घरों में जाकर लगातार जिस तरह से हमारे तो एक तरह से आप कह सकते हैं 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, वोट एक को मिलना है, प्रत्याशी 2 चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरह से उतनी शिद्दत से। बिल्कुल मोहित जी, रोकना चाहूंगी यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का देखिए माहौल भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि दूसरे राउंड की जहाँ काउंटिंग हुई और उसमें आशुतोष तिवारी भाजपा के प्रत्याशी इस समय आगे चल रहे हैं, उसको लेकर ये देखिए आप तस्वीरें देखेंगे, जश्न का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है, जहां आप देखेंगे भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त जहां भाजपा नजर आ ही रही थी शुरुआत से ही, और वहीं अब ये जश्न की तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ मोहित जी चूंकि लगातार बने हुए, मोहित जी वही बात कर रहे हैं कि बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन जो भाजपा पार्टी दिखाना चाह रही है क्या वो वाकई अंदरूनी भी वही सारी चीजें हैं? मोहित जी देखिए, जी आपको एक जानकारी दूं, एक घोराघाट क्षेत्र है दतिया विधानसभा में, जिसपे हम पिछले 20 साल से लगातार हारे हैं, और ये पहला चुनाव है जहां घोराघाट से हमने लीड ली है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण और प्रदेश की जनता का, दतिया की जनता का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। जहां हम 20 साल से नहीं जीते, वहां पर हम इस चुनाव में आगे हैं। तो आप देखिए, जैसे जैसे लगभग 1:30-2 बजे के आसपास आप देखिए, हम बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और ये हमारा आत्मविश्वास इसलिए है कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की, मोहन यादव जी की सरकार, न सिर्फ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे पार्टी का काम करते हैं, उस तरह से दोनों जो डबल इंजन की सरकार है लगातार प्रदेश की दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं एकमात्र बाय इलेक्शन में पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दी है, तो अब उसका परिणाम देखना होगा। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य जी हैं सर, जिस तरह से अभी कुंदन जी को अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा बाहरी प्रत्याशी को उतारा। हमने आम पब्लिक की भी जब राय ली थी, जब लोगों को कहते सुना कि हम आशुतोष तिवारी को नहीं जानते, तो एक पहचान का कहीं ना कहीं संकट आशुतोष तिवारी के लिए रहा, क्योंकि वो दतिया के आसपास से आते हैं, प्रॉपर शायद दतिया के नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि घराने से घनश्याम सिंह को उतारा। सर, दोनों ही प्रत्याशियों की यदि पद, प्रतिष्ठा, पहचान की हम बात करें, क्या दिखता है आपको इसका समीकरण? देखिए, जहां तक आशुतोष तिवारी का सवाल है जी, ये माना जाता है कि दतिया में करीब 15% जो है वो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, और नरोत्तम मिश्रा चूंकि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, इसलिए लगातार वहां पे जीतते रहे। पिछली बार किन्हीं कारणों से उनको हार मिली। तो ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए आजकल भारतीय राजनीति में, विशेषकर मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से जातिवादी समीकरण बैठाए जा रहे हैं, उसका असर मध्य प्रदेश में भी हो गया। पहले तो ये कहा जाता था कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में जातिगत रूप से समीकरण बैठाए जाते हैं, लेकिन वो अब जो बीमारी है वो मध्य प्रदेश में भी आ गई। बिल्कुल। तो एक ब्राह्मण प्रत्याशी को होता, जहां तक उनके दतिया का न होने का सवाल है, जो कहा जा रहा है कि वो बाहरी प्रत्याशी, तो ऐसा नहीं है। दतिया में उनका घर भी है, दतिया के रहने वाले हैं, लेकिन यह है कि संगठन के काम के लिए अधिकतर भोपाल में रहा करते थे, इसी कारण से उनको एक बाहर का प्रत्याशी कहा जा रहा है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस में अवधेश नायक जी की बात चली थी, राजेंद्र भारती का तो खैर सवाल ही नहीं उठता था, उनके परिवार को टिकट देने की बात कही गई थी।
लेकिन उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इन परिस्थितियों में घनश्याम सिंह को वहां पर टिकट दी गई। अब राजघराने से आते हैं या गरीब घराने से आते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अमूमन ये हमने देखा है अधिकतर उपचुनाव में कि हमेशा जो फायदा मिलता है वो सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी विरोधी पार्टी के नेता को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारे यहाँ जो विकास कार्य है या दतिया में जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं हो पाएगा। तो अमूमन ये माना जाता है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तब सत्ता पक्ष को ज्यादा फायदा मिलता है। और अभी जो आपके 2-3 चुनाव जो आपके समूह हुए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। लेकिन अभी भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे से जीत हासिल होगी या कांग्रेस को जीत हासिल होगी, ये कहना अभी बड़ा कठिन है। क्योंकि देखिए बड़ा उलटफेर हो जाता है, बहुत हजारों वोटों से व्यक्ति आगे रहता है, लेकिन जब पलट होता है तो पता लगा कि वो व्यक्ति हजारों वोटों से पीछे भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 2-2.25 लाख वोटर हैं दतिया में, और अभी शुरुआत की गिनती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वैसे भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, पूरी ताकत झोंकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा ही दल यहाँ पर उतरा चुनाव प्रचार में, वो हमने तस्वीरें भी देखी कुंदन जी। लेकिन यदि हम इस पूरे दतिया उपचुनाव में देखते हैं कांग्रेस की भूमिका, लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे कांग्रेस के लिए देखा ही जा रहा था, लेकिन हमने ये देखा कि दतिया उपचुनाव में विपक्षी दल से तो लड़ाई थी ही, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं आपस में भी हमने लड़ाई देखी। दूसरी चीज, उसके बाद जो कल घटनाक्रम होता है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आज नतीजे आना था, उससे पहले ही राजेंद्र भारती पर गाज गिरती, पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया। सर, क्या ऐसी बड़ी वजह रही? देखिए, चुनाव के चलते राजेंद्र भारती जी की भूमिका शुरू से ही मतलब जो है संदिग्ध नजर आ रही थी कांग्रेस पार्टी को, और हुआ भी वही जिस प्रकार से हमारे घनश्याम सिंह जी ने उनको लेके टिप्पणी की और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस बात को वहां पे बताया कि राजेंद्र भारती जी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे थे और उनके साथ ही उनकी सर, आप कह रहे हैं शुरुआत से ही उनकी स्थितियां संदिग्ध नजर आ रही थी, लेकिन राजेंद्र भारती के परिवार में से भी किसी को उतारने की बात चल रही थी। जब प्रत्याशी चयन हो रहा था तो या तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ती या उनके बेटे चुनाव लड़ते, तो जब संदिग्ध गतिविधियां नजर आ रही थी फिर कैसे चुनाव होता? देखिए, शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी ने जब ये सब घटनाक्रम हुआ था, टिकट बांटने की बारी आई थी, तो जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी जी ने भी बताया कि उनके परिवार को भी टिकट देने की बात आई थी, तो उसमें राजेंद्र भारती और उनके परिवार ने स्वयं ठीक है। इस वक्त एक बड़ा अपडेट दे देती हूँ कुंदन जी, हमारे दर्शकों को बता दे दतिया से इस वक्त का बड़ा अपडेट, जहां बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर तो देखी जा रही है। जहां बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 8,253 वोट मिले, जहां आपको बता दें कि दतिया से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें कि अभी तक तीसरे राउंड में जहां बीजेपी आगे ही चल रही है, जहां बीजेपी सेकेंड राउंड में भी आगे थी, थर्ड राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। 8,253 वोट से यहां पर आशुतोष तिवारी आगे ही चल रहे हैं। 7,379 वोटों से जहां कांग्रेस ने बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं 875 वोटों का यहां पर अंतर देखा जा रहा है। जहां आपको बता दें कि ये एक बड़ा अपडेट है, जहां तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें भी बीजेपी ने बढ़त बनाए हुए हैं। आशुतोष तिवारी लगातार 8,253 वोट से आगे चल रहे हैं। 7,378 वोटों पे कांग्रेस अटकी हुई है और वहीं 875 वोटों से, जहां दोनों के बीच में यदि हम अंतर देखें तो 875 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी की यदि हम बात करें तो दामोदर को 3,529 वोट अभी तक मिले हैं, यानी काउंटिंग अभी लगातार जारी है। थर्ड राउंड की काउंटिंग का ये अपडेट आपको बता रहे थे कुंदन जी। बिल्कुल जिस तरह से राजेंद्र भारती को लेकर बात चली थी, सर इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम ठीक काउंटिंग के एक दिन पहले। देखिए, हमारे पार्टी हाईकमान को लगातार इस चीज का अपडेट मिल रहा था और उसको लेके हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने संज्ञान लिया और उनको निलंबित किया गया। और ये पार्टी की लाइन के अंतर्गत है। जो भी पार्टी के साथ में इस प्रकार का घटनाक्रम करेगा या दगा करेगा तो उसको उसकी राह दिखाई जाएगी और उसको राजेंद्र भारती जी को उनका रास्ता दिखा दिया गया है।
ठीक है, ठीक है। मोहित जी, यहाँ पर बार बार बात आ रही है आशुतोष तिवारी को लेकर कि बाहरी प्रत्याशी उतारे गए हैं। सर, उनकी पहचान को लेकर क्या आप मानते हैं एक बड़ा यहाँ पर संकट देखा जाएगा? हालांकि यदि हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर ही बात कर लें तो वहां पर फेस मायने रखता है। सर, पार्टी से ज्यादा फेस मायने रखता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का फेस आप बखूबी जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं आपकी पार्टी के, लंबे वक्त तक वो वहां पर उन्होंने काम किया है और जनता का उनका एक विशेष लगाव वहां पर रहा है। क्या इसका खामियाजा पार्टी भुगतेगी? देखिए, बिल्कुल नहीं। आशुतोष जी दतिया के ही निवासी हैं। अब ऐसे तो देखिए, घनश्याम सिंह जी के भी 2 निवास हैं, वो दतिया और सेवड़ा, वो ज्यादातर समय सेवड़ा रहते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं घनश्याम सिंह जी भी बाहरी हैं। तो बाहरी प्रत्याशी ना घनश्याम सिंह जी है, बाहरी सर हम नहीं कह रहे। हमारी आम जनता से जब हमने चर्चा की थी तो दतिया की जनता ही कह रही कि हम उनको नहीं जानते, बहुत ज्यादा पहचाना नहीं जाता आशुतोष तिवारी को। तो क्या सर पार्टी के नाम पर ही जनता या विकास के नाम पर ही वोट डाल सकती है? आशुतोष तिवारी की खुद की वहां कोई पहचान नहीं है। देखिए, आशुतोष जी वहीं के रहने वाले हैं। ये जरूर है कि पिछले कुछ वर्षों से पार्टी के दायित्व में उनको मध्य प्रदेश के और स्थानों पर भी दायित्व उनको दिया गया, तो उनका प्रवास मध्य प्रदेश के सब क्षेत्रों में रहा है, मगर वो पूर्णतः स्थानीय प्रत्याशी हैं। और जहां तक संगठन की बात करें तो संगठन बड़ा महत्वपूर्ण रोल चुनाव में खासकर अदा करता है, और संगठन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है, तो कोई भी प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लड़ता है, उसके फेस की भी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो यहां पर ऐसी देखिए, आशुतोष जी युवा हैं, आशुतोष जी का पार्टी में भी बड़ा अच्छा उनका सबसे संपर्क समन्वय है। तो जो आपको इस चुनाव में भी दिखने में आया कि उनका कहीं पर कोई पार्टी में जैसे होता है, जैसे आप देखिए घनश्याम सिंह जी, अब घनश्याम सिंह जी का राजन भारती जी कर रहे हैं, अवधेश नायक जी बेमन से हाँ नहीं करते करते एंड टाइम पे उनको जिस तरह से रोका गया। और जहां तक अभी राजन भारती जी की बात हो रही थी, तो देखिए राजन भारती जी अगर विरोध कर रहे थे तो आपने उनको प्रक्रिया के दौरान आपने क्यों नहीं हटाया? जब चुनाव के वोट डल गए, जब चुनाव को प्रभावित होने की संभावना समाप्त हो गई, तब आप उनको पार्टी से हटा रहे हैं। कुंदन जी, आप इनको पोलिंग के पहले हटाते ना, अगर वो आपका विरोध कर रहे थे, तो पोलिंग के बाद हटाने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। तो ये जो पार्टी की अंतरकला है, ये अंततः आपको चुनाव के दौरान ही दिख गई, भले ही वो पोलिंग के बाद दिखी। कुंदन जी, देखिए, निश्चित रूप से चुनाव पश्चात, जब चुनाव हो चुके हैं उसके पश्चात में जब समीक्षा की जाती है, आपस में कार्यकर्ता मिलते हैं, बैठते हैं और समीक्षा होती है, उसके अंदर ये सब बातें निकल के आई थी। तो ये तो हमारे कांग्रेस आला कमान का और हमारे कांग्रेस पार्टी का निर्णय है ना। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी के निर्णय है। हमारे पार्टी इस बात का निर्णय करेगी, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे निर्णय करेगी कि चुनाव के पहले हटा दो, बीच में हटा दो, बाद में हटा दो। आप कौन होते हैं उसमें निर्णय देने वाले? जी मोहित जी, नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें रखिए, निकालिए, आपका निर्णय। आप तो खाली इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपका विरोधी कर रहे थे तो पहले निकालना था, जिससे आपका डैमेज कंट्रोल होता। और देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय है ना, उसको हमारी पार्टी के अंदर स्वीकार किया गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जो मोहित जी का सवाल है वो सवाल मेरा भी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि उनकी गतिविधियां शुरुआत से ही संदिग्ध नजर आ रही थी सर, लेकिन काउंटिंग के एक दिन पहले ही आप उन्हें हटा देते हैं। देखिए, गतिविधियां संदिग्ध नजर आना और फिर उसके बाद उसको कंफर्मेशन करना, इतना लंबा वक्त लग गया आप लोगों को डिसीजन लेने में। कोई उसमें लंबे समय वाली बात नहीं है। जब ये सब चीजें सामने आई, मैंने बताया ना आपको, जब चुनाव होने के पश्चात में कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता बैठे, उनके बीच में ये पूरी तरीके से निर्णय हो गया, इस बात को समझ में आ गया कि उनकी गतिविधियां ठीक नहीं थी, वो पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलके, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उनको उनका रास्ता दिखा दिया गया। ये तो हर पार्टी का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है कुंदन जी, लौटूंगी आपके पास। आजाद समाज पार्टी के दामोदर जो प्रत्याशी हैं उनसे हमारे सहयोगी ने चर्चा की है, क्या कुछ तस्वीरें वो भी आपको दिखाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी दामोदर यादव जी। दामोदर जी, अभी क्या वर्तमान में स्थिति रही कह रहा है? स्थिति बहुत अच्छी है, हमारी अपेक्षाओं से 10% कम है, लेकिन हम उसको कवर कर लेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अभी हम 4000 वोट के आसपास हैं 2 राउंड में,
लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ 8 में से लेके 12वें राउंड तक हम काफी लीड पकड़ेंगे। ये सब मीटिंग खुली है क्या है? अभी गोराघाट बेल्ट की और बड़ौनी की खुली है, लेकिन जब उदगवा बेल्ट और झांसी रोड खुलेगा तो हमारी लीड होगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ दामोदर यादव जी, जो भी बता रहे हैं कि किस तरह से 2 इलाकों की अभी जो ईवीएम है वो खुली हुई है, जिसमें वो साफ तौर पर उनका कहना है कि वो भले ही तीसरे नंबर पे है, लेकिन जब आगे आने वाली पेटियां खुलेंगी, ईवीएम मशीन खुलेगी, उसके बाद वो त्रिकोणीय मुकाबले में होंगे और हो सकता है बढ़त बना ले। कैमरामैन विजया के साथ दतिया से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। ठीक है कुंदन जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ चैतन्य जी जो बने हुए हैं। चैतन्य जी, आपने अभी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को सुना, जीत को लेकर आशान्वित वो भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि भले भाजपा जीते या कांग्रेस, कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए खेल बिगाड़ने का काम यहां पर तीसरे दल का व्यक्ति कर रहा है और आशान्वित है। लेकिन यहां पर यदि हम कांग्रेस के लोगों को देखें तो डमी कैंडिडेट बीजेपी का कहा जा रहा है उन्हें। सर, क्या लगता है किस तरह से जैसे वो जीत को लेकर दावा कर रहे हैं, तो खेल तो बिगड़ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में आप ये मान के चलिए कि कोई जो 2 प्रमुख दल हैं वो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। पिछले बार आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने या एएमआई ने भी प्रयास किया था, लेकिन जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। जहां तक दामोदर जी का सवाल है, वो यादव समाज से आते हैं और यादव समाज की भी अच्छी खासी वहां पर जनसंख्या है, तो अगर 4000 वोट उनको मिले हैं तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। लेकिन चुनाव जीतना ये बिल्कुल अलग बात है, और 4, 5, 7 हजार 8 हजार वोट ले लेना और किसी दूसरी पार्टी के वोट काट लेना, ये एक अलग मुद्दा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और कांग्रेस की बात है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पहली बार इतना त्वरित निर्णय लिया है कि राजेंद्र भारती को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। वरना कांग्रेस में हमेशा इस तरह की बातें होती रहती हैं, गुटबाजी पूरी तरह से हावी रहती है, लेकिन कोई हाईकमान उस पर निर्णय नहीं लेता, हर चीज को लिंगर ऑन करता है। लेकिन पहली बार इस तरह का मौका आया है जब राजेंद्र भारती को चुनाव खत्म होते ही निलंबित कर दिया गया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति सेकेंडरी होता है। और ये भी आप मान के चलिए कि जो संगठन होता है वो ही पार्टी को सत्ता में पहुंचाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी सत्ता को बहुत संगठन को बहुत। लेकिन सवाल मेरा वही कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी में तत्काल प्रभाव से कोई बड़े फैसले नहीं होते, लेकिन काउंटिंग के एक दिन पहले यदि इनको हटा दिया गया है राजेंद्र भारती जी को, तो आपने भी कहा, लेकिन क्या एक वो मंशा रही होगी, क्या एक विचारधारा कांग्रेस की वो रहेगी, इसके मायने सर क्या निकाले? नहीं, देखिए, अगर जैसा कि अभी आपके कांग्रेस के जो आपके प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे कि उनकी शुरुआत से ही संदिग्ध गतिविधियां थी, और जब संदिग्ध गतिविधियां थी तो ये बात तो सही है कि उसी समय उनको बाहर कर दिया जाना था। लेकिन चूंकि चुनाव होता है, इसमें अगर किसी व्यक्ति को, जैसे नरोत्तम मिश्रा है, अगर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उनके समर्थकों ने जिस तरह से हाईकमान के मुर्दाबाद के नारे लगाए, उनको भी उसी समय निष्कासित कर दिया जाना चाहिए था पार्टी से। लेकिन पार्टी हमेशा ये मान के चलती है कि चुनाव में इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। बहुत लोग समर्थक होते हैं, तो अगर पार्टी के बड़े नेता को वहां से निष्कासित कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, तो उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए कांग्रेस ने थोड़ा इंतजार किया कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम राजेंद्र भारती को पार्टी से निलंबित कर देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब पार्टी उनको कह रही थी निलंबित राजेंद्र भारती जी को कि आप अपने परिवार से किसी व्यक्ति का नाम बतलाइए, हम उनको टिकट देंगे, तब राजेंद्र भारती ने ये क्यों नहीं स्वीकार किया कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमेशा दूसरी पार्टी के कमजोर लोगों को अपने तरफ खींचने का प्रयास करती है। और आपने तो देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में आधे से ज्यादा लोग जो है वो कांग्रेस से आए हुए हैं। हाँ। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, क्योंकि सत्ता पाने की जो आकांक्षा है वो हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, और उसके लिए ये इन प्रकार हर तरह के जो उपाय हैं वो अपनाए जाते हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, अब उसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ गया, तीसरा नया शब्द जुड़ गया कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि राजेंद्र भारती ने अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद की हो, जैसा कि उन पे आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर उनको